ओके जी स्टूडेंट्स, हमने शुरू करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करने जा रही हूँ। मिलर डेंटल इनकॉर्पोरेशन इज़ कंसिडरिंग रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग लेज़र चेकिंग सिस्टम विच वॉज परचेज 3 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ 5,68,000। ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। द लेज़र चेकिंग सिस्टम कैन बी सोल्ड फॉर अ लम्प सम ऑफ $2,53,000। ये इसी की सेलिंग प्राइस गिवन है। It is being depreciated using MACRS and a 5-year recovery period. See table this, right? A new laser checking system will cost around 8,70,000 to purchase and install. तो ये क्या है? Installed cost of new asset. Replacement of the planned laser checking system would not involve any change in net working capital. उसने सवाल में मेंशन कर दिया हुआ है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर। अज्यूमिंग ए 20% टैक्स रेट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है द बुक वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजर चेकिंग सिस्टम, बी है द आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ इट सेल फॉर $2,53,000, सी है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। राइट, तो पहला काम क्या करना है, हमें निकालनी है जी बुक वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। तो मैंने वो टेबल को यूज़ किया है और टेबल उसने लिखा हुआ था कि 5 year रिकवरी पीरियड, यानी कि ये वाला है। और चूँकि एसेट खरीदा गया था 3 years पहले, तो यानी कि 20 + 32 एंड प्लस 19%, ये 3 रेट्स लेकर इसको सॉल्व करना है। ये आ जाता 71%। जब सॉल्व किया तो ये आ गई है डेप्रिसिएशन। आपने बुक वैल्यू निकाल ली, माइनस डिफरेंस ले लिया, तो ये आ गई जी बुक वैल्यू। बी पार्ट था जी आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पर सेल प्रोसीड्स क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें टैक्स निकाल जी। तो पहले हम निकालेंगे टैक्स को और फिर टैक्स के बाद हम आएंगे बुक वैल्यू के ऊपर, सॉरी सेलिंग प्रोसीड्स के ऊपर। ठीक, टैक्स के लिए वी नीड टू नो वी हैव टू कंपेयर द सेलिंग प्राइस एंड बुक वैल्यू। जब डिफरेंस लिया तो क्या आइडेंटिफाई हुआ? सेलिंग प्राइस सवाल में गिवन थी, इट वाज 2,53,000। बुक वैल्यू हमने अभी कंप्यूट की थी। जब डिफरेंस लिया तो कैपिटल गेन ही आया। टैक्स हमेशा कैपिटल गेन पे होता है 20%। अच्छा, मैंने मिस्टेकली साइन लगाया था ब्रैकेट का, माइनस नहीं करना, सिर्फ हमने टैक्स को आइडेंटिफाई किया। इसका 20% लिया तो 17,656 आ गया टैक्स। अब सेल प्रोसीड्स बुक में गिवन है 2,53,000, राइट। टैक्स को हमने सेल प्रोसीड से माइनस करना है, टैक्स को हमने कैपिटल गेन से माइनस नहीं करना। ये गलती बच्चे से करते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ठीक, टैक्स को हमने सेल प्रोसीड से माइनस करना है, कैपिटल गेन से माइनस नहीं करना। तो डिफरेंस लिया तो ये आई गॉट द वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एज आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स। थर्ड इज़ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो फॉर्मूला पता है हमें, इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट गिवन थी, उसमें से लेस करना है आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट जो अभी निकाली है। डिफरेंस लिया तो ये आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में बाई चांस उसने आपको ए और बी पार्ट पूछे हुए हैं, लेट्स से वो डायरेक्ट पूछता है आपसे जी फाइंड आउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो भी हमें सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। वो यहाँ तो इस सवाल का पार्ट है ना ये दोनों चीज़ें, और अगर पार्ट ना हो तो भी हमें आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स निकालनी पड़ती है। उसके लिए हमें सारा काम करना पड़ेगा। बुक वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, फिर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो ये सारा काम वैसे ही होगा चाहे वो आपसे कहे या ना कहे, राइट। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आप खुद करेंगे। सोनी पैसिफिक म्यूजिक कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू साउंड बोर्ड यूज्ड इन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज टू इम्प्रूव इट्स साउंड इफेक्ट्स। The existing sound board was purchased 3 years ago at an installed cost of $23,500. It was being depreciated under MACRS using a 5-year recovery period. See table 4.2, right? The existing soundboard is expected to have a usable life of at least 4 more years. The new soundboard cost 38,800 and requires 5,400 in installation cost. It will be depreciated using a 5-year recovery period using MACRS. The existing machine can currently be sold for $27,300 without incurring any removal or cleanup cost. The firm is subject to a 20% tax rate. Calculate the initial investment associated with the proposed purchase of a new soundboard. अब देखो यहाँ पर उसने आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ क्या, फाइंड आउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना वो इशू क्या है, गलती क्या होती है।
आपको उसने दोनों केसेस में बताया हुआ है कि जी रिकवरी पीरियड क्या है। देखो न्यू के लिए बताया हुआ है, ओल्ड के लिए बताया हुआ है। याद रहे ये जो हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम एग्जिस्टिंग या ओल्ड की निकाल रहे हैं, न्यू की नहीं निकाल रहे। क्यों? नया तो आपने ख़रीदा है तो रिप्लेस होगा, वो तो आ रहा है ना, तो वो डिप्रिशिएट नहीं होगा। फ्यूचर यूज़ के लिए बता रहा है कि हाँ ये ऐसा होगा, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आपने नए वाले को डिप्रिशिएट नहीं करना, राइट? किससे करना है? पुराने वाले को करना है। अब पुराना वाला आपने लिया था 3 years अगो और उसने बताया हुआ इसकी ये कॉस्ट है और ये 5 year रिकवरी पीरियड फॉलो करना है, यानी कि आपने इस वाले कॉलम से 3 साल डेप्रिसिएशन ले लेनी है। अब कन्फ्यूजन क्या होती है यहाँ पर कि उसने आगे बताया हुआ है कि जो द एग्जिस्टिंग साउंड बोर्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव यूजेबल लाइफ ऑफ एटलीस्ट 4 more years। अब बच्चे यहाँ होते हैं कि हम 4 years के लें या 3 years के लें। 3 years की डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है और मज़ीद 4 साल ये सस्टेन करेगा, तो हमने क्या लेनी है? डेप्रिसिएशन जो इस्तेमाल हो चुका हुआ है। तो वी विल चार्ज ओनली 3 years। हमने 4 सालों का भूल जाना है और हम सिर्फ 3 सालों की बात कर रहे हैं, राइट? अगेन आपने वही काम करना है। पहले आपने क्या निकालना है? बुक वैल्यू। आपको पता कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लिया। फिर आप निकालोगे आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स। ज़ाहिर उसमें क्या करते हैं, हम टैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हम डिफरेंस लेते हैं सेल प्रोसीड्स और टैक्स का। और लास्टली हम निकालेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में भी आपको उसने वर्किंग कैपिटल की कोई बात नहीं की हुई, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम्स होंगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। एक होगी इंस्टॉल्ड कॉस्ट, नंबर 2 होगी आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स, राइट? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे सामने। Edwards Manufacturing Company is considering replacing one machine with another. The old machine was purchased 3 years ago for an installed cost of $10,000. The firm is depreciating the machine under MACRS using a 5-year recovery period. See table 4.2 on page 166 for the applicable depreciation percentages. The new machine costs $24,000 and requires $2,000 in installation cost. The firm is subject to a 40% tax rate. In each of the following cases, calculate the initial investment for the replacement. 4 ऑप्शन दी जा रही हैं, चारों में डिफरेंट आपको सेलिंग प्राइस दी जा रही है। जब सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी तो क्या होगा? आपका जो कैपिटल गेन है वो डिफरेंट होगा, आपका टैक्स डिफरेंट निकलेगा, राइट? तो जब आपका टैक्स डिफरेंट होगा तो सेल प्रोसीड्स जो हम लेते हैं ना आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है? कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा? आपने एक बार निकाली बुक वैल्यू, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो क्या होती है? कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली, वो नहीं तब्दील होगी। डिफरेंस क्या आएगा? हर केस के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है तो आपके कैपिटल गेन डिफरेंस होगा, क्योंकि सेलिंग एंड बुक वैल्यू का जो कंपैरिजन होता है वो क्या है? कैपिटल गेन। जब सेल्स प्राइस डिफरेंट हो रही है तो कैपिटल गेन भी डिफरेंट होगा। जब कैपिटल गेन डिफरेंट होगा तो टैक्स भी डिफरेंट होगा। टैक्स डिफरेंट होगा तो आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स भी डिफरेंट होंगी, राइट? तो इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर नोटिसेबल बात ये थी कि उसने बताया हुआ है द न्यू मशीन रिक्वायर्स 24,000 एंड रिक्वायर्स 2,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो याद है कि हम हमेशा क्या लेते हैं? इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, राइट? यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो आपने इन दोनों को ऐड करके निकालना है तो बनेगी आपकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। Dupree Coffee Roasters Incorporation wishes to expand and modernize its facilities. The installed cost of a proposed computer-controlled automatic feed roaster will be $130,000. ये नई की बात हो रही है। The firm has a chance to sell its 4-year-old roaster for $35,000. The existing roaster originally cost $60,000 and was being depreciated using MACRS and a 7-year recovery period, right? Dupree is subject to a 40% tax rate. Option A, what is the book value of existing roster? पहले आपने क्या निकालनी है? बुक वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें निकालनी आती है बहुत अच्छे से। तो लेट्स से बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट 60,000 गिवन थी, लेस की यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने सिंपली 69% लिया है। 5 year रिकवरी पीरियड था इसका, नहीं इसका पीरियड था 7 year रिकवरी पीरियड। तो मैंने उस हिसाब से 4 साल के परसेंटेज को ऐड किया है, तो ये आता है। मैंने वो लेकर
यहाँ माइनस कर दिया, यानी क्या आ गई है हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 18,600। बी पार्ट था इसका, आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स निकालने में दिखा देती हूँ। बी है जी, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग रोस्टर। हमें क्या निकालना है आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स। पहले हम निकालते हैं कैपिटल गेन ताकि टैक्स का आइडिया हो सके। तो मैंने डिफरेंस लिया सेल प्रोसीड्स का, सेलिंग प्राइस थी 35,000, बुक वैल्यू हमने अभी कंप्यूट की थी 18,600, डिफरेंस लिया तो कैपिटल गेन आ गया। इस पर टैक्स लिया 40% के हिसाब से, तो ये कैपिटल गेन पे टैक्स आ गया। अब निकालिए आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स। तो पहले सेल प्रोसीड्स थी 35,000, लेस किया टैक्स लाइबिलिटी को, तो दिस इज़ द फिगर विच इज़ योर आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स 28,440। सी पार्ट है इसका, कैलकुलेट, मैंने इसको सॉल्व इसलिए किया कि इसके अंदर ये पार्ट आ गया विच इज़ कॉल्ड एज योर नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। अच्छा, वो कह रहा है जी कैलकुलेट द चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल यूजिंग द फिगर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, राइट। अब ये उसने कुछ फिगर्स दी हुई हैं, एक्रूवल्स है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, कैश है, नोट्स पेएबल। एज यू नो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी आइटम कहाँ फिट इन होती है। तो वी नो एक्रूवल्स क्या हैं, करंट लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री इज करंट एसेट, अकाउंट्स पेएबल करंट लाइबिलिटी, अकाउंट्स रिसीवेबल करंट एसेट, कैश इज योर करंट एसेट, नोट्स पेएबल योर करंट लाइबिलिटी। तो क्या निकालना है, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन करंट एसेट्स पहले देखें कौन से हैं, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और कैश जीरो था, जब ऐड किया तो ये हो गया 1,20,000। चेंज इन करंट लाइबिलिटीज देखा, एक्रूवल्स नेगेटिव में थे, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल पॉजिटिव में थे, जब सॉल्व डिफरेंस लिया तो ये आ गया 35,000 पॉजिटिव में, राइट। ये अब निकालना है चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, चेंज इन करंट एसेट्स माइनस चेंज इन करंट लाइबिलिटीज, जब डिफरेंस लिया तो ये आ गया 85,000। अब ये जो 85,000 आया है ये क्या है बेसिकली, मतलब it shows that cash is increasing, sorry, it shows that current assets are increasing and we know that increase in current assets leads towards cash outflow। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस, ये कैश आउटफ्लो को रेफर कर रहे हैं, ठीक। इसका डी पार्ट है जी, कैलकुलेट करना है आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, कैलकुलेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड न्यू रोस्टर। हमने सब कुछ निकाल लिया था, इंस्टॉल कॉस्ट गिवन थी न्यू एसेट की, आफ्टर टैक्स से प्रोसीड्स हम निकाल चुके थे, माइनस किया तो ये आ गया। अब जो चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल है वो शो कर रहा था आउटफ्लो, ठीक। तो याद रहे आउटफ्लो को हम ऐड करते हैं और इनफ्लो को हम माइनस करते हैं। आउटफ्लो को हम ऐड क्यों करते हैं, वैसे मैं क्लास में बताया आप लोगों को, लेकिन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चूँकि यहाँ हम बताना चाह रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा जो जा रहा है, यही है ना, जो पैसा जा रहा है जाने वाला, यानी कि ये आउटफ्लो ही है ना। तो आउटफ्लो के अंदर आउटफ्लो ऐड होगा और इनफ्लो ये आ रहा था ये हमने माइनस किया है, ठीक। आउटफ्लो में आउटफ्लो को ऐड करना है और इनफ्लो को माइनस करना है। अगर ये इनफ्लो होता तो मैं यहाँ पर लेस का साइन लगा देती, ठीक हो गया। क्योंकि ये चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव था, मतलब आउटफ्लो है हमारे लिए, तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ऐड किया, तो दिस बिकम्स योर initial investment, right। so far we have discussed question number 14 और 15 तो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका हुआ है।